सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्ज़ाम 2023 में जो बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो गाइस, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो सीरीज़ जो है ये एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कराने वाला है एग्ज़ाम में। और ऑनर्स जो है हिस्ट्री ऑनर्स का है ये। चलिए बढ़ते हैं, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ताम्रपाषाण युगीन लोग किस पर लिखते थे? तो आप लोगों को बता दें कि ताम्रपाषाण युगीन लोग जो थे वो लिखना ही नहीं जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग के औजार बिहार में कहाँ मिले हैं? तो पूरा पाषाण युग के औजार जो हैं बिहार में छोटा नागपुर के पठार पर मिले हैं। आगे देखते हैं, नवपाषाण युग के लोग किस प्रकार के पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे? तो नवपाषाण युग के जो लोग थे वो किस प्रकार के पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे? तो पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग करते थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। आगे बढ़ते हैं, पूरा पाषाण युग के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण युग के लोगों की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। चलिए आगे देखते हैं। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। अगला देखते हैं, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? ये आप लोगों को डी ऑप्शन बता दें कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा शहर की। चलिए, सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? तो मुंडकोपनिषद से संबंधित है। आगे देखते हैं, होमो इरेक्टस मानव काल किस काल से संबंध रखता है? तो होमो इरेक्टस जो मानव काल है वो संबंध रखता है पूरा पाषाण काल से। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। मेहरौली लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो मेहरौली लौह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। तो हरिसेन के बारे में आप लोग जान ले कि ये जो था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। कालिदास की और रचनाएं भी हैं, जैसे मेघदूत का अभिज्ञान शाकुंतलम तो हो गया। और चलिए आगे बताएंगे आप लोगों को। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका निम्न में किस सदी की है? तो प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो है प्रथम सदी की। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका रचना है मेगास्थनीज की। आगे बढ़ते हैं, ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्रमुख है? तो कौन सा स्रोत प्रमुख है? तो संगम साहित्य जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। जातक कर्म, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि अनुष्ठानों का विधि विधान निम्न में किसमें है? तो इन सबों का विधि विधान जो है वो है गृहसूत्र में। आगे देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में जो है वो किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो वो है राजा भोज का वर्णन, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है इस अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में अब बता दें कि हाथी गुम्फा अभिलेख में जो शासक की उपलब्धियों का वर्णन है वो है खारवेल। नासिक में है गौतम बलश्री। तो आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा, नासिक में गौतम बलश्री का उल्लेख है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य रचना है पतंजलि की। आगे बढ़ते हैं, निम्न में किस अभिलेखों से ईरानी सम्राट दारा प्रथम, यहाँ पर होना चाहिए द्वारा नहीं होगा, यहाँ पे दारा प्रथम, ये
चलिए यहाँ पे दारा प्रथम होना चाहिए। दारा प्रथम ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो किस अभिलेखों से? तो पेरिप्लस और बेहिस्टोन अभिलेखों से मतलब पता चलता है कि दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। एहोल अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो पुलकेशियन द्वितीय का वर्णन है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गाइस। C14 का आधा जीवन कितने वर्षों का होता है? तो C यानी कि कार्बन 14 का आधा जीवन जो होता है वो होता है 55-68। अगला क्वेश्चन, भौतिक अवशेषों के काल निर्धारण में निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भौतिक अवशेषों के काल निर्धारण में रेडियो कार्बन विधि का उपयोग किया जाता है। राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन निम्न में कब आरंभ हुआ था? तो राजस्थान और कश्मीर में जो है कृषि का प्रचलन जो है वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ था। प्राचीन सिक्के निम्न में किस धातु के बने होते थे? तो आगे आप लोगों को बता दें कि प्राचीन सिक्के जो हैं वो तांबा, चांदी, सोना और सीसा यानी कि इन चारों तत्वों से, इन चारों धातुओं से बने होते थे। प्राचीन भारत के लोगों का भौतिक जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? जो जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरातत्व कहते हैं। और इनके जीवन की जानकारी जो मिलती है वो पुरातत्व के माध्यम से ही मिलती है। आगे देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत में निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? तो पुरातात्विक स्रोतों में से निम्न में प्रमुख होगा अभिलेख। सो गाइस ये राइट आंसर अभिलेख हो जाएगा। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? आरंभिक अभिलेख जो है वो है प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसम ने पढ़ा है। जेम्स प्रिसेम्प हो जाएगा। वैदिक काल के बाद राजाओं और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये जो ग्रंथ में वर्णित है वो होगा स्रोत सूत्र। तो आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा कि जो विधि विधान है उसे सुना जाता है, यानी कि स्रोत सूत्र में ये इस ग्रंथ में वर्णित है, यानी कि स्रोत सूत्र ग्रंथ में सुना जाएगा ये धनाढ़ पुरुषों का अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञ। चलिए यज्ञ आप लोग बस इतना याद रखिए, ज़्यादा कुछ। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा के किस स्थान से एक तुला पाया गया है? तो हड़प्पा के किस स्थान से पाया गया है ये तुला? तो ये हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार था खेती। ये आप लोग ऑप्शन रिलेट करवा दें आप लोगों की। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से एक हड़प्पा नाम का एक शहर खोजा गया है। चलिए, और धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? आप लोग सर्च करके या फिर कहीं से भी हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम लोग अगले वीडियो में इसका आंसर दे पाएँ। और चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। तो राखलदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की, और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। आगे देखते हैं, नरकनवध का प्रस्तर मूर्ति निम्न में से कहाँ से मिला है? तो नरकनवध का प्रस्तर मूर्ति जो है वो हड़प्पा से मिलता है। चलिए गाइस मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन जो है वो आद्य इतिहास काल के अंतर्गत आता है। सॉरी यहाँ पे वो आद्य इतिहास, चलिए आद्य इतिहास काल के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा, ये जैसे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है तो आप लोगों को पता ही होगा, वो मैंने कवर करवा चुकी हूँ। और ये देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि मिला है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो यानी कि ऐसी सभ्यता, ऐसा कुछ इतिहास जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है लेकिन उसका लेखन प्रमाण मिला है, तो ये हो जाएगा आद्य इतिहास काल। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि लेखन प्रमाण भी मिला है और उसका सभ्यता भी है, तो दोनों मतलब इसमें और लेखन कला को पढ़ा भी जाए, तो इसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में आद्य इतिहास के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल करते हैं? तो भारत के संदर्भ में आद्य इतिहास का जो काल है वो 5000 ईसा पूर्व से यानी कि 5000 BC से 600 BC तक प्रसिद्ध है। बलूचिस्तान की बस्तियां निम्न में किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान की बस्तियां जो हैं वो गेहूं और जौ पर आधारित कृषि जो है
इनका प्रतिनिधित्व करती हैं। मेहरगढ़ निम्न में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए, किलीगुल मोहम्मद नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये एक किलीगुल मोहम्मद नामक एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो ये भी बलूचिस्तान में ही स्थित है। और छग्गर नदी के किनारे निम्न में कौन सा स्थल है? तो छग्गर नदी राजस्थान के किनारे स्थित है। राजस्थान स्थित है छग्गर नदी किनारे। चलिए, कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन गुजरात में, सॉरी राजस्थान में, और लोथल हो जाएगा गुजरात में, लोथल से। चलिए आप लोगों को रिलेट करवा दें, ये कालीबंगन राजस्थान हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, लोथल गुजरात में हो जाएगा। और हरियाणा में मिला है बनमाली, बनमाली हरियाणा में। और पंजाब में सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है हड़प्पा, ये पंजाब में मिला है। पंजाब क्षेत्र जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा अज्ञात था। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सबसे प्रमुख गुण सिंधु सभ्यता का था? तो कौन सा प्रमुख गुण जो है सिंधु सभ्यता का था? तो वो था सामाजिक योजना, सॉरी ये हो जाएगा नगर योजना। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा स्थल हड़प्पा लोगों द्वारा समुद्री व्यापार का साक्ष्य उपस्थित करता है? तो लोथल जो है वो समुद्री व्यापार का साक्ष्य उपस्थित करता है। सिंधु घाटी के लोगों के भोजन की कौन सी सामग्री प्रधान थी? तो कौन सी सामग्री जो है प्रधान है सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में? तो गेहूं और जौ है जो इनकी भोजन की सामग्री में प्रधान है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों की जानकारी में नहीं थी? तो कौन सी ऐसी धातु है जो सिंधु घाटी के लोगों की जानकारी में नहीं थी? तो वो है लोहा। और इस सभ्यता को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहते हैं, क्योंकि ये तांबा और टीन से मिलाकर कांसा बनाया जाता था। चलिए आगे ये देखते हैं चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी के जहाज और बुना हुआ कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मोहर से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में पाए गए मोहर से प्राप्त हुआ है पानी के जहाज और बुना हुआ कपड़ा का साक्ष्य। चलिए गाइस आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोगवा नदी के किनारे निम्न में कौन सा स्थल स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें गायत्री मंत्र है? तो निम्नलिखित में जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, बता इस क्वेश्चन से रिलेट करें आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा शहर जो रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए आप लोगों को इससे भी रिलेट करवा दिए। चलिए आगे देखते हैं, वैदिक परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वैदिक परिवार के संबंध में जो कथन सही है वो है, आप लोगों को क्वेश्चन ऑप्शन रिलेट करवा दे, जनजातीय समाज की इकाई पितृ प्रधान परिवार था। तो बिल्कुल सही कह रहा है। पुत्र के जन्म का स्वागत किया जाता था, तो यानी कि पुत्र का जन्म हुआ तो स्वागत किया जाएगा, और पुत्री का जन्म हुआ तो स्वागत नहीं, उसे अपमान माना जाता था वैदिक परिवार में। पारिवारिक इकाई बहुत बड़ी थी, तो पारिवारिक इकाई बहुत बड़ी थी, ये भी इस कथन जो सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों ही कथन सही है। अगला देखते हैं, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लागू थी, निम्न में कौन स्पष्ट करता है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, यहाँ पे आप लोगों को एक और रिलेट करवा दें, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ये वर्णित है कि समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित है, और वो चारों वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य और शूद्र, तो आप लोगों को बता दें ये शूद्र। चलिए आप लोग बता दें कि ये जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में है। आगे देखते हैं, ये अथर्ववेद में आप लोगों को बता दें कि अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद में जादू, टोना, नजर ऐसे कुछ प्रावधान था, और जहाँ मतलब अंधविश्वास ज़्यादा था। ये अथर्ववेद से रिलेट करें तो ये अथर्ववेद में वर्णित है ये सब अंधविश्वास की बातें। और यजुर्वेद में बात करें तो यजुर्वेद में सिर्फ यज्ञ, तो यजुर्वेद जैसे यज्ञ के टाइप से लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, तो इस तरह भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ का बहुत महत्व था, और यज्ञ से ये मतलब यज्ञ का ही विधि विधान दिया गया है, उसका गान वान जैसे कुछ कह सकते हैं आप लोग। इस तरह से यजुर्वेद में वर्णित है। और आगे बताएं आप लोगों को कि जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग किया गया है।
जनपद उसी वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो एक बार भी नहीं, क्योंकि जनपद शब्द का उस टाइम चर्चा ही नहीं था, जनपद शब्द उस टाइम बना ही नहीं था। आप लोगों को ऐसे रिलेट करें तो, क्योंकि जन शब्द का जन मतलब लोग होता है, आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा। और जन शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में हो चुका है 275 बार। और जनपद की बात करें तो जनपद जो है वो बुद्ध युग आया, बुद्ध युग कहें तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ उसी टाइम से जनपद महाजनपद एक वो बना, महाजनपद नाम का एक वो कहलाए क्या महाजनपद। तो महाजनपद जो है वो जनजाति एक तरह से आए थे और जहाँ वो लोग पैर रखते थे उनका क्षेत्र वो हो जाता था, मतलब यहाँ पे वो पैर रख दिए तो ये क्षेत्र उनका हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करें, प्लीज़ आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो आंसर देने की कोशिश करें कमेंट में, ताकि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफर्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने आंसर दिया है। तो इस तरह से आप लोग अगर आंसर दे देकर हम मतलब करेंगे, रिलेट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। चलिए बता दें कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवी को समर्पित है। भरत शब्द जिस पर भारतवर्ष का नाम रखा गया है वो किसमें सर्वप्रथम देखा जाता है? तो भरत शब्द जो है वो भारतवर्ष का नाम रखा गया है वो ऋग्वेद में देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र जो था वो था सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक। आर्य कहाँ के निवासी थे? तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे और कहा जाता है कि आर्यों ने ही सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया और हिंदू धर्म लाए थे। वो हिंदू धर्म की स्थापना के बारे में आर्यों से ये बात नहीं मिलती, बस ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म का भारत में आगमन आर्यों के द्वारा हुआ था। तो ये आप लोग एक फैक्ट रिलेट कर सकते हैं। और बाकी मैं कहूँ कि हिंदू धर्म की स्थापना कभी हुई ही नहीं है, वो एक सनातन धर्म है और आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बाकी धर्मों को तो धर्मों का स्थापना तो आप लोग पढ़ने के देखने को मिल जाएगा, पारसी धर्म, ईसाई धर्म या फिर इस्लाम धर्म। चलिए जिस काल में मानव अपेक्षाकृत सभ्य था निम्न में क्या कहलाता है? तो जिस काल में मानव जो है अपेक्षाकृत यानी कि पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आज के डेट से रिलेटेड था तो वो था प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जीवन अपेक्षाकृत अधिक सभ्य था, सुसज्जित था। इतिहासकार प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटते हैं? इतिहासकार जो बांटते हैं प्राचीन भारत को वो 3 भागों में बांटते हैं। मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ किया था? तो ये बता दें आप लोगों को कि मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक जीवन 30 लाख वर्ष पहले प्रारंभ किया था। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखते हैं भारत में पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत निम्न संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो 5000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक के संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वातावरण की जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष रूप में ढाल लेता है उन्हें प्राग ऐतिहासिक पुरातत्ववेदा की भाषा में क्या कहते हैं? तो उन्हें संस्कृति कहते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल करते हैं? तो गणासा और खंडक, खुरचनी, वेधनी और तछड़ी। चलिए और हस्तकुठार और बिदारिणी और उपरोक्त, तो यानी कि ये तीनों ही हम लोग शामिल करेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल करते हैं? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत को ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। और आगे बात करें उत्तर वैदिक काल को तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बता दें अगर वैदिक युग पूछेगा तो 1500 से 600 वैदिक युग पूछेगा तो वैदिक युग 1500 से 600, अगर ऋग्वैदिक पूछेगा तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक हो जाएगा और 1000 से 600 उत्तर वैदिक हो जाएगा। तो ये पहले ऋग्वैदिक आया तो और उसके बाद उत्तर वैदिक आया। तो आप लोग इस तरह से ईसा पूर्व और ईसा को समझ लीजिए। चलिए गेरु वर्णी मृदभांड
तिथि क्रम की दृष्टि से निम्न में किसके समकालीन मान सकते हैं? तो गेरुवर्णी मृदभांड तिथि क्रम की दृष्टि से निम्न में किसके समकालीन मान सकते हैं? तो ऋग्वैदिक को मान सकते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता निम्न में कहाँ केंद्रित थी? तो ये थी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में केंद्रित थी। और चलिए, जैनियों की भाषा पाली थी। आप लोगों को इस सबको नहीं, जैनियों की भाषा प्राकृत थी। हॉल रचित सप्तशतक कौन सी भाषा है? तो हॉल रचित सप्तशतक जो है वो प्राकृत भाषा है। शतमान सिक्का, शतमान में किस प्रकार का सिक्का था? तो ये चांदी का सिक्का था। प्राचीन कालीन शतमान को सबसे बड़ा सिक्का निम्न में कितने ग्रेस का था? तो ये था 180 ग्रेस का। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, ये था नंदीवर्धन। चलिए, नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। चलिए गाइस, देखते हैं भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला और कोई नहीं था, वो था ईरान के हकमनी वंश के राजा। ईरान के हकमनी वंश के राजा ने प्रथम विदेशी आक्रमण किया था भारत पर। मगध साम्राज्य की सफलता के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मगध साम्राज्य की सफलता के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को उपरोक्त सभी जैसे कोई क्वेश्चन मिले तो ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली बनने की आशंका होती है। और आप लोग ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसे आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। 10 to 10 क्वेश्चन आएगा और 10 to 10 अटेम्प्ट कीजिएगा, भले ही उसका आंसर गलत हो। चलिए, समृद्ध लौह खनिज के भंडार, उपजाऊ मैदान, हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका मैं बता दूं कि आप लोग इसमें जितने भी मतलब ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, और जो भी यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा ना वो एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, यहीं से ही। और इसमें से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, मैं आप गारंटी लेती हूँ आप लोगों की। और इससे पहले एक और MCQs, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रोवाइड करा दिए हैं हम लोग, और वो है पार्ट 1 का, यही हिस्ट्री ऑनर्स का है, पेपर 1 का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को कम से कम 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 3 बार देखने से क्या होता है, 3 बार का फैक्ट मैं बता दूँगा आप लोगों को कि 3 बार देखने से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग 3 बार आप लोग बोल दें या फिर 3 बार कुछ टाइम के बाद बोले तो आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली याद हो जाता है। ये फैक्ट है और ये 100% ट्रू भी है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ इसे फॉलो करें, और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का कवर कराया जाएगा उसे आप लोग प्लीज़ 3 बार देख लें। अगर 3 बार आप लोग को देखने के बाद ना याद ना हो ना तो फिर कहिएगा हमें कमेंट में, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध साहित्य में निम्न में कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध साहित्य में निम्न में कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी, अंग क्या थी? एक महाजनपद थी और इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। निम्न में से कौन सा 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह, एक मिनट आप लोगों को ये क्वेश्चन रिवील नहीं हो रहा, लिच्छवी, विदेह और नागरिक विशेष महत्वपूर्ण थे। तो इनमें से कौन एक 8 राज्यों का संघ है? तो ये है वज्जी हो जाएगा, और ये चांद, ये ऑप्शन गलत है, चांद नहीं होगा, बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। वज्जी गणतंत्र संघ की राजधानी कहाँ? तो आप लोग बता दें आप लोगों को कि वज्जी गणतंत्र संघ की राजधानी ये थी वैशाली। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। असमक राज्य किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो असमक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। गांधार की राजधानी तक्षशिला हो जाएगी। आगे देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार मगध, कलिंग, बंग आदि के शासक क्या कहलाते थे? तो ये जो मैं आप लोगों को बता दूं इसका राइट आंसर सम्राट हो जाएगा। और इस तरह के ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये वेदों से रिलेटेड है, उन्हें समझने के लिए ब्राह्मण
आरण्यक, उपनिषद और छंद और इस तरह के बनाए गए हैं वेदांग, और इन्हें समझने के लिए वेदों से रिलेटेड है ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आप लोगों को 6 वेदांगों की मैं कह दूं, व्याकरण, निरुक्त, छंद, मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए, व्याकरण, इस तरह से व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ब्राह्मण। चलिए, तो ये हो जाएगा व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा और कल्प। शिक्षा और कल्प, तो इस तरह आप लोग ये याद रखिएगा और प्लीज़ इसे याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ऑप्शन से रिलेट करके पूछ दें और एक ऑप्शन गलत हो तो उसे आप लोग कहे कि गलत ऑप्शन को चूज करें, तो आप लोग यहाँ से मतलब डिसबैलेंस हो सकते हैं, और इसे आप लोग प्लीज़ याद करके रखें। चलिए देखते हैं, पश्चिम में सौराष्ट्र कक्ष और सवीर का शासक को क्या कहा जाता था? तो पश्चिम में क्या कहा जाता था? तो स्वात कहा जाता था। पश्चिम में स्वात। मैं आप लोग बता दूं कि पश्चिम में, देखिए इधर हो जाएगा, पश्चिम में देखिए यहाँ पे पूरब में कहा जाता था विराट। तो भारत में जो इस तरह से आप लोग भारत का ये नक्शा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ओ गॉड एक मिनट, ये नॉर्थ हो गया, चलिए ये ऊपर से स्वाइप हो जा रहा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इधर जो नॉर्थ की तरफ सम्राट कहा जाता था, नॉर्थ के राजाओं को सम्राट, और ईस्ट के राजाओं को मैं बता दूं कि ईस्ट में जो राजा शासक होते थे उन्हें विराट कहा जाता था, और नॉर्थ के राजाओं को सम्राट कहा जाता था। और जो पश्चिम में जो राजा होते थे, जो शासक करते थे, पश्चिम में जो राजा शासक करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था स्वात कहा जाता था। उन्हें पश्चिम में राजाओं को स्वात कहा जाता था, और दक्षिण में राजाओं को भोज कहा जाता था। तो दक्षिण में शासक करने वाले राजाओं को भोज और पश्चिम में शासक करने वाले राजाओं को स्वात कहा जाता था। और केंद्र का आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, केंद्र का मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलिए, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक निम्न में से कौन था? तो मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात शासक पूछ रहा है, तो ये था बिंबिसार। चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगध का प्रथम राजवंश निम्न में किससे आरंभ होता है? तो मगध का जो प्रथम राजवंश है वो आरंभ होता है हर्यक वंश से। हर्यक वंश से आरंभ होता है। आप लोगों को ये आंसर दिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग के दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए कि हाँ इसका राइट आंसर ए होगा, सी होगा, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था? तो महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु अलार और उद्रकरामपुत बने थे। निम्न में कौन बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना नहीं मानी जाती है? तो वो नहीं मानी जाती है डी, यानी कि विवाह और पुत्र जन्म। तो ये हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार होने का सब कौन महत्वपूर्ण कारण था? तो भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार होने का महत्वपूर्ण कारण लोगों की भाषा में साधारण उपदेश, राजाओं का संरक्षण, व्यापारिक वर्ग का समर्थन, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था? महाकच्छायन था। बौद्ध धर्म के महासंधि का संघ के संस्थापक कौन थे? तो महाकश्यप थे। जैनियों के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। पहला पूछेगा तो पहला ऋषभदेव और अंतिम महावीर। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में महावीर द्वारा निम्न में किसे जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। लिंगायत विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लिंगायत विभाग की स्थापना बसव ने की थी। 3वीं शताब्दी के आसपास प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि महावीर ने जो प्राप्त किया था निर्वाण, वो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। चलिए गाइस अगला देखते हैं। भागवतों के मुख्य देवता कौन थे? तो भागवतों के मुख्य देवता थे नारायण, विष्णु।
निम्नलिखित में से किसमें भागवतवाद संप्रदाय के अंश पाए जाते हैं? तो महाकाव्य, उपनिषद, पुराण, यानी कि उपरोक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी में महाभागवत संप्रदाय के अंश पाए जाते हैं। अलवार किस धर्म को मानते थे? तो अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। महायान को निम्न में किसमें विश्वास था? तो महायान को विश्वास था बुद्ध के देवत्व और मूर्ति पूजा में, कठिन धार्मिक अनुष्ठान में, बोधिसत्वता और उनकी पूजा में, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शून्यवाद की स्थापना किसने की थी? तो शून्यवाद की स्थापना की थी नागार्जुन ने। तो नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना की थी। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना हो जाएगा स्तंभ। तो स्तंभ है। चलिए, निम्न में कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया है? तो सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया है, तो वो है बैल जो है, वो सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण निम्न में क्या थे? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण जो थे, दुर्बल उत्तराधिकारी, केंद्रीकृत व्यवस्था, आर्थिक संकट। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंद वंश का खात्मा करके, यानी कि नंद वंश को परास्त करके उसका पतन करके। तो नंद वंश का अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद, और उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस भाग में बिताया? तो श्रवण बेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? चलिए गाइस देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें कौटिल्य के नाम से भी विश्वविख्यात है ये। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा राज्य सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त को नहीं दिया गया? तो सेल्यूकस के द्वारा कौन सा राज्य जो है चंद्रगुप्त को नहीं दिया गया है? तो वो है बैक्ट्रिया जो है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में गिरनार के निकट सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी पुष्पगुप्त ने। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अशोक के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है अशोक के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। आगे देखते हैं, अमित्रघात के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाने वाला शासक जो है वो है बिंदुसार। अशोक के स्तंभ पर मयूर का चित्र बना है, जो मौर्य कला और मौर्य जनपद से संबंध स्थापित करता है। तो वो हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ में चित्र जो बना है वो मयूर का चित्र बना है, और ये लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो ये हो जाएगा गिरनार। ठीक है आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा स्रोत इस बात की जानकारी देता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज का इंडिका जो है। तो मेगास्थनीज के अपने इंडिका में, यानी कि अपने इंडिका साहित्य में ये वर्णन किए थे कि भारतीय समाज जो है 7 जातियों में विभक्त था, और ये जो मौर्य कला से संबंधित है, मौर्य शासन में ये शासन का वर्णन भी ये करते हैं। आगे देखते हैं, निम्न अधिकारियों के कार्यों के बारे में कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? समाहर्ता, मुख्य न्यायाधीश, ये जोड़ा जो गलत हो जाएगा। समाहर्ता करदाता को कहा जाता था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का आदर्श सिक्का माना जाता था? तो मौर्य साम्राज्य का आदर्श सिक्का जो था वो पण था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार की राजस्व जो है मौर्य काल में नगद ली जाती थी? तो हिरण्य जो कर है, हिरण्य राजस्व जिसे कर भी कहते हैं, तो ये जो हिरण्य नामक राजस्व जो है मौर्य काल में नगद ली जाती थी। श्रीनगर का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? श्रीनगर का निर्माण कराने वाला और कोई नहीं, हमारे देश के महान शासक यानी कि भारतवर्ष के महान शासक अशोक ने करवाया था। क्षमा का प्रतिपादक निम्न में कौन सा शासक था? तो क्षमा का प्रतिपादक था अशोक। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट को अपदस्थ कर किसने शुंग वंशीय शासन की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बेसनगर का स्तंभ और विदिशा का गरुड़ स्तंभ किस कला के सुंदर नमूने हैं? तो किस कला के सुंदर नमूने हैं? तो शुंग कला के सुंदर नमूने हैं।
पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो ये एक ब्राह्मण था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र किस मौर्य शासक को मारकर शासक बना था? तो बृहद्रथ को मारकर। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे ये बृहद्रथ, और इनको ही मारकर इनका सैनिक बना था। तो ये जाति से ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग जाति से ब्राह्मण था, लेकिन ये बृहद्रथ का सैनिक बना था और एक सैनिक ने ही राजा की हत्या कर दी, सोचिए आप लोग। और बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो इसी की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? वापस से वही जवाब, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया कितने वर्षों तक? तो पुष्यमित्र शुंग ने भारतवर्ष पर लगभग 36 वर्ष तक शासन किया था। पुराणों के अनुसार शुंग ने शासन किया, तो पुष्यमित्र ने शासन किया 36 वर्ष, लेकिन जिस वंश की स्थापना की थी, यानी कि शुंग वंश की स्थापना की थी, वो वंश कितने वर्ष तक शासन किया था भारतवर्ष पर? 112 वर्ष तक शुंग वंश ने भारतवर्ष पर शासन स्थापित किया था। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो रुद्रदमन जो था वो भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। यूनानी लेखकों हेरोडोटस, एशियन तथा स्ट्रैबो के अनुसार पश्चिमी एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक निम्नलिखित में कौन था? तो साइरस जो था वो पश्चिमी एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी निम्नलिखित में से किससे मिली? तो ईरानियों से मिली थी। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्न में किनके बीच संघर्ष हुआ था? तो यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ था। निम्नलिखित में से किसने माइनर यानी कि एशिया माइनर, इराक और ईरान को जीत लिया था? एशिया माइनर यानी कि जिसे आधुनिक रूप में तुर्की कहा जाता है, तुर्की को, ईरान को और इराक को जीत लिया। तो किसने जीता था? तो जीता था इसने, सिकंदर ने जीता था। आगे देखते हैं, इतिहास का पिता निम्न में किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो कहा जाता है हेरोडोटस कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया था? तो सबसे पहला और शक्तिशाली प्रतिरोध था वो था पोरस का। चलिए आगे देखते हैं, सिकंदर आक्रमण के समय मगध पर निम्नलिखित में किसका शासन था? तो सिकंदर आक्रमण के समय मगध पर जो था वो नंद वंश का शासन था। सिकंदर माह में लगभग कितने समय तक रहा था? तो ये रहा था लगभग 19 माह तक सिकंदर भारत में रहा था। चलिए गाइस, ये होता है एंड यहीं पे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लगभग 150 क्वेश्चन आप लोगों के बस 7 ही कम है, 150 क्वेश्चन लगभग कवर हो चुके हैं। 143 क्वेश्चन, चलिए 143 क्वेश्चन ही कवर हो चुके हैं। और ये जो जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कवर करवाए हैं वो प्लीज़ आप लोग 3 बार जरूर देख लें अगर हो सके तो, ठीक है। और वरना आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में जो कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी MCQs रटने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट्स बचा हो, तो अगर कोई भी आप लोगों को डाउट्स लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये पूछ लिया करें अगर कोई भी डाउट रहे, क्योंकि अगर डाउट अभी नहीं क्लियर होगा ना तो कभी नहीं क्लियर होगा। तो ये जो डाउट रहता है वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके या फिर कहीं से सर्च वर्च करके मतलब जानकारी ले लिया कीजिए। और मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि अगर आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग, अगर अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के अलावा ही, आप लोगों के जैसे ही और लोगों के पास इस वीडियो का लाभ मिले। और यही हमारा मोटिवेशन रहेगा कि मतलब व्यूज़ आएंगे, लाइक मिलेगा। आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है हम लोग को, तो ठीक है। और मुझसे अगर कोई पढ़ाने में गलती होगी तो प्लीज़ मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और चलिए मिलते हैं, इस तरह के कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे हमेशा। और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।